जी, introduction to the speaker and introduction to IELTS. जी, band requirement. How to score your desired bands. This is what we shall discuss in today's session. Now, let me introduce myself first and then we move on. My name is Muhammad Aslam. My qualification is MPhil teaching English as a second language. I have received this degree from Beacon House National University. Where my majors are language testing and evaluation. Now let's talk about assessment, IELTS. Acha ji, it was ELTS before 1996. Till 1996, it was ELTS. ELTS stands for English Language Testing Services. And after 1996, it became IELTS International English Language Testing System. Basically, it is a scale. You can say this is an instrument, or it is a test. In simple word, it is a test. So scale, like we have for different, for example, if we want to measure our weight, then we have weight machine. And if we want to measure, please keep your mic off. Anam, please keep your mic off. Thank you so much. So it is a scale, it is an instrument, it is a test. जैसे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट करना चाहते हैं रूम का, सो वी हैव थर्मामीटर, वी हैव वेट मशीन, डिफरेंट स्केल्स होते हैं किसी भी चीज़ को, यार्ड स्टिक्स होती हैं अगर आप अपना कद नापना चाह रहे हैं, वी हैव डिफरेंट मेजरिंग टूल, राइट. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट something which is not tangible, something which we cannot touch, something which is an abstract in its origin, then again we need a scale. ठीक है ना, हमें एक स्केल की जरूरत पड़ती है. और वो स्केल जो सा उसमें हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम लैंग्वेज को मेजर करना चाह रहे होते हैं, तो लैंग्वेज के लिए भी हमें एक स्केल चाहिए. हम ये जान सकें कि आप में से किसकी स्पीकिंग जो सी है ज़्यादा बेहतर है, किसकी राइटिंग ज़्यादा बेहतर है. जो टारगेट लैंग्वेज है जिसको हम स्केल करना चाह रहे हैं, उसके अंदर कोई कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, स्पीकिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में. तो वी नीड समथिंग, वी नीड अ मेजरिंग स्केल दैट वी कैन से दैट दिस पर्सन इज बेटर देन दैट पर्सन. एंड फॉर दिस पर्टिकुलर purpose, you can, this person is suitable, right? This person is appropriate for this particular purpose. In this way, we need a scale, we need something, an instrument which tells us that this person is for this thing. अच्छा, जब भी हम किसी टेस्ट को डिजाइन करते हैं, और टेस्ट को डिजाइन करने के लिए यू नीड टू कीप वन थिंग इन योर माइंड कि उसके लिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राइट. Why we are designing this assessment, why we are designing this tool, or why we are designing this instrument. So there must be some kind of purposes, some kind of objectives, which is, उसके बाद
जो नेक्स्ट चीज होती है दैट इज लर्निंग आउटकम्स। तो उस वक्त तक टेस्ट डिजाइन नहीं होता जब तक हमारे पास क्लियर पर्पस मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पे अगर आप बॉडी टेम्परेचर मेजर करना चाह रहे हैं, रूम टेम्परेचर मेजर करना चाह रहे हैं, या किसी बेसिकली फर्नेस का टेम्परेचर देखना चाह रहे हैं, तो आपका जो थर्मामीटर होगा वो भी डिफरेंट होगा। जो रूम टेम्परेचर वाला होगा, या किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए थर्मामीटर भी डिफरेंट होगा। इसी तरह आइल्स जो सा है, इसकी इसको जब डिज़ाइन किया गया तो दो बेसिक रीजंस थी। एक तो रीज़न ये है कि सारे के सारे जो भी असेसमेंट के थ्रू मतलब जो बंदा निकलेगा वो होगा, उसका पर्पस ये है कि दे वांट टू गो अब्रॉड। सो वन रीजन इज गोइंग अब्रॉड। अब बाहर जाने के लिए अगेन देयर आर टू रीजंस, टू टू थ्री डिफरेंट रीजंस। वन इज फॉर एम्प्लॉयमेंट, second is for immigration purposes, and third reason is for seeking education। अच्छा जी, अब जो एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं तो उसके आगे फर्दर आपने ये ध्यान में रखना है कि दिस इज नॉट स्कूल एजुकेशन, दिस इज एडवांस्ड एजुकेशन। So these are the purposes, and you are going to an English speaking country where you need a job, where you want to go to further your education, you want to get advanced education, or you want to get some kind of immigration or citizenship. So these are some of the reasons that you are going to some country. अब इन ममालिक में आप जाना चाह रहे हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ आपकी रीजंस हैं। तो अब रीजंस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं। एक को क्या लेते हैं इमिग्रेशन पर्पसेस और वर्क वीजा, और सेकंड इज योर एकेडमिक रीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन दैट व्हेन वी टॉक अबाउट फोर डिफरेंट मॉड्यूल्स और फोर डिफरेंट skills or four different factors of language, then do we have some kind of differences in these two areas? For example, जब मैं listening करूँगा, तो लिसनिंग अगर मैं स्कूल में करता हूँ, कॉलेज में करता हूँ, ऑफिस में करता हूँ, किसी सुपरमार्केट में जाके करता हूँ, जॉब लेने के लिए मैं लिसनिंग करता हूँ, तो वहाँ पे लिसनिंग तो एक जैसी होगी ना, बातें होंगी लोगों की और उसके बाद डिस्कशंस हो रही होंगी, तो लिसनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेम इज द केस विद स्पीकिंग, राइट। स्पीकिंग के अंदर क्या चीज होती है दैट यू नीड टू बी फ्लुएंट, you need to be persuasive, you need to be eloquent, you need to be precise when you are talking with other people. So if these are the reasons, then you need to keep one thing in your mind, that speaking is, again, there isn't any difference in terms of designing a scale। जब हम scale की बात करते हैं तो speaking में भी कोई मसला नहीं आता। चाहे आप किसी भी पर्पस के लिए बाहर जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं, आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं, आप वहाँ पे जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपकी जो जनरल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, जो स्पीकिंग है, उसका भी टेस्ट डिफरेंट नहीं होगा, एक ही ऑब्जेक्टिव्स हैं। यस, बट व्हेन यू आर गोइंग टू अ यूनिवर्सिटी और व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड फॉर इमिग्रेशन पर्पसेस, और वहाँ पे रीडिंग चेंज होगी। तो अब यूनिवर्सिटी सेटिंग के अंदर और बाकी जगहों पे रीडिंग कैसे होगी? जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, देन माइट बी यू नीड टू रीड 2 to 3 or 4 5 different research articles, and might be you need to read some kind of books, some kind of materials, some journals. There are so many things to read on daily basis because you are going and in an academic setting. So when you are going to a university, then they expect too much from, and you are not going for to school, right? You are not a beginner. So you want to get an advanced education. So if you want to get education which is above secondary level of education, then they assess your abilities। अब रीडिंग डिफरेंट हो जाएगी। अब ऑफिस में जॉब के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे रीडिंग करना, ट्रेन्स के टाइम टेबल देखने हैं, वहाँ पे रीडिंग करना, आप न्यूज़पेपर पढ़ के अपनी जॉब को हंट करना चाह रहे हैं उस रीडिंग में, और किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप मास्टर्स कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, रीडिंग डिफरेंट होगी। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उन्हें मैं बता रहा हूँ कि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आइल्स थी है क्या,
ये बनी कैसे, इसका पर्पस क्या है, और बेसिकली टेक्निकली व्हाट इज आईएलटीएस। तो यहाँ पे जब भी हम किसी टेस्ट को डिजाइन करते हैं तो 4 एरियाज हैं, मतलब उसकी रीजन हम ये देखते हैं कि हम इसको क्यों डिजाइन कर रहे हैं। हम इसको डिजाइन कर रहे हैं कि किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर जो लोग आते हैं उनको मुख्तलिफ काम करने पड़ते हैं। या तो वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके रीड करेंगे, राइट करेंगे, लिसनिंग करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, या वो कोई बिजनेस वगैरह वहाँ पे करेंगे जब भी आपने बाहर जाना है। तो उसके लिए क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है। चलें आगे चलते हैं। रीडिंग कौन सी है, जब आप बाहर जॉब के लिए जाएंगे तो रीडिंग डिफरेंट हो जाएगी। तो आइल्स के अंदर भी रीडिंग का टेस्ट जो सा है इट इज इंटायरली डिफरेंट फॉर एकेडमिक एंड फॉर जीटी स्टूडेंट्स। अब दो इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, मैं इसमें बताता हूँ, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। एंड आफ्टर दिस देयर इज राइटिंग। तो ये जो भी हम कर रहे हैं ये इस वजह से कर रहे होते हैं कि जब हम इसको, एक वर्ड होता है विच इज कॉल्ड कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट कहते हैं असेसमेंट, ये टूल डिजाइन करने से पहले द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ रीडिंग, द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो जब तक हमारे पास वो ऑपरेशनल डेफिनेशन नहीं आएगी हम उसको डिजाइन नहीं कर पाएंगे। उस कंस्ट्रक्ट के बाद उसके सब कंस्ट्रक्ट बनते हैं। मसलन अगर रीडिंग कहते हैं कॉम्प्रिहेंड करने को, रीडिंग कहते हैं वोकैबुलरी की अंडरस्टैंडिंग को, रीडिंग कहते हैं बैकग्राउंड नॉलेज को, रीडिंग कहते हैं ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग को, रीडिंग कहते हैं diversity of background knowledge in a way that might be you are a student of medical sciences or life sciences, might be you are a student of physical sciences, might be you are a student of social sciences, राइट। आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री या बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका बैकग्राउंड नॉलेज डिफरेंट होगा। उसको भी मेजर करना है हमने। तो अब ये सारी चीज़ें, यानी कि उसके अंदर ग्रामर का पार्ट आ गया जिसमें आपकी फॉर्म, आपके सेंटेंस की फॉर्मेशन है, जिसमें फ्रेजेस हैं, जिसके अंदर पैराग्राफिंग है, जिसमें वोकेबलरी है, उनको हम हर एक चीज़ को मेजर करेंगे कि आप वोकैबुलरी में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपकी पैराग्राफिंग की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप क्या राइटर का इंटेंडेड मीनिंग जानते हैं। इस तरह उसके सब कंस्ट्रक्ट होंगे, और जो सब कंस्ट्रक्ट होंगे उसको हम मेजर करने के लिए डिफरेंट टेस्ट आइटम्स यूज करेंगे। हर एक टेस्ट आइटम कहते हैं सवालों को। हर एक टेस्ट आइटम आपके किसी न किसी एरिया को जज कर रहा होगा, मेजर कर रहा होगा, और फिर हम एक स्केल बना देंगे उसके ऊपर, वी सी दैट वेर यू स्टैंड एट द मोमेंट। तो ये एक बेसिक, जब भी हम लैंग्वेज टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन की बात करते हैं तो एक बेसिक उसके पीछे जो फिनोमेना होता है वो ये होता है। एंड अगेन राइटिंग इज डिफरेंट। And now after 1996 it became IELTS, International English Language Testing System. And at that time there were three stakeholders। 3 लोग थे जिन्होंने मिलकर ये स्टार्ट किया। एक थी जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये टेस्ट को डिजाइन कर दिया क्योंकि इनके पास स्कॉलर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, पीएचडी डॉक्टर्स थे, इंग्लिश लैंग्वेज डिपार्टमेंट था। तो इन्होंने कहा कि जी इस टेस्ट को हम डिजाइन करेंगे। और ये इतना सीधा और आसान नहीं है, इसके पीछे बेतहाशा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। जब मैंने रिसर्च स्टार्ट की थी अपने एमफिल के अंदर बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से आइल्स के ऊपर, तो आई वॉज थिंकिंग कि रीडिंग की ऑपरेशनल डेफिनेशन तो एक छोटी सी चीज होगी, लेकिन उसके बाद जब मुझे पता लगा कि ऑपरेशनल डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन के लिए उन्होंने मुझे 5 रिसर्च पेपर्स रिकमेंड किए कि जी आप इसको रीड करें तो आपको पता लगेगा रीडिंग बनती कैसे है। और उसके बाद जब मैंने देखा कि करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया हुआ इन्होंने कि इस टेस्ट को डिजाइन करने के लिए, और करोड़ों रुपए की जो फंडिंग रिसर्चेज हैं वो हो रही हैं हर साल, जिसमें आइल्स के बारे में वो लोग, आई मीन दे आर गोइंग डीप इनसाइड दिस असेसमेंट। तो ये सारा काम कौन कर रहा था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और उस वक्त एक और बॉडी थी विच इज नोन एज ब्रिटिश काउंसिल। सेकंड स्टेक होल्डर इसमें ब्रिटिश काउंसिल था। और ब्रिटिश काउंसिल के बाद एक और थर्ड पार्टी थी, बेसिकली आईडीपी। अब इन तीनों ने मिलके आइल्स को डिजाइन किया 1996 के अंदर।
और आइल्स को उन्होंने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया पूरी दुनिया के अंदर। अब आइल्स जो सा था उसके बाद एक टेस्ट बन गया, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती गई, उसके ऊपर रिसर्च होती गई, थोड़ा थोड़ा सा उसमें चेंज आया, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग। लेकिन बिल्कुल स्टार्ट से माइंड में एक ही बात थी कि हम रीडिंग को किस पर्पस के लिए, टेस्ट किस पर्पस के लिए कंडक्ट करें, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग और स्पीकिंग का। तो उस वक्त शुरू में इन्होंने दो एरियाज में इसको डिवाइड कर दिया। वन इज कॉल्ड आईएलटीएस जीटी and second is called IELTS academic. The moment I started teaching, जब मैंने एमए इंग्लिश किया था लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर के बाद, तो उस वक्त बैक इन 2008 9 की 10 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त जब हमने आइल्स पढ़ाना शुरू किया तो उस वक्त पता ये लगा कि आइल्स के अंदर अगर कोई 7 बैंड ले लेता था ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा कंसीडर किए जाते थे। अगर आप कोई 6 बैंड ले लेते थे तो आपको सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाता था। इफ यू स्कोर 7 इन आइल्स, ओवरऑल 7, ईच का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ओवरऑल अगर आपके 7 बैंड आ जाते थे तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता था। शुरू की बात मैं बता रहा हूँ। तो दो एरियाज में इसको डिवाइड कर दिया। अब टेक्निकली अगर आम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, किसी रिसर्च स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात ना करें, तो इसके अंदर आपने ये ध्यान में रखना है कि जीटी जो था ये था इमिग्रेशन के लिए, वर्क वीजा के लिए, ठीक है ना। और जो था एकेडमिक, द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग दिस असेसमेंट इज टू स्केल स्टूडेंट्स फॉर स्टडी पर्पसेस, एकेडमिक पर्पसेस, आइल्स एकेडमिक स्टडी वीजा के लिए। अब दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जा रही है, चाहे वो स्वीडन में है, चाहे वो जर्मनी में है, चाहे वो फिनलैंड में है, चाहे वो नॉर्वे में है, या वो पाकिस्तान में है, और कोई दूसरे मुल्क से उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा है, उसको आइल्स करके जाना पड़ेगा। अगर कोई सऊदी अरब से पाकिस्तान आता है या अफ्रीका से पाकिस्तान आता है और वो फास्ट में एडमिशन लेता है, वो बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, लम्स में एडमिशन लेता है, तो उसको आइल्स करना पड़ेगा। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में भी आइल्स का वही क्राइटेरिया है कि अगर आप मास्टर्स में आ रहे हैं तो यू नीड 6.5 ओवरऑल एंड 6 इन ईच मॉड्यूल। इसी तरह लम्स के अंदर भी आपको अगर आ रहे हैं, पाकिस्तान की मैं बात करूं, तो आपको जो बाहर से लोग आएंगे तो उन्हें आइल्स करके आना पड़ेगा। तो इसी तरह पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में जब आप जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि यू आर एलिजिबल फॉर फॉर द क्राइटेरिया, राइट। सो आप अगर बाहर जाएंगे, समीर अपना कैमरा ऑफ करो, समीर, समीर लतीफ आई थिंक, प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा। जी थैंक यू। अच्छा जी, जब आप कहीं बाहर जाएंगे तो फिर आपको मतलब उस स्टडी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये आपकी भलाई के लिए, कहीं ये ना हो कि आपका 30 40 50 लाख रुपया वेस्ट हो जाए। जब वहाँ पे जाएं तो आपसे बोला ना जाए, वहाँ पे जाएं वो बोलें आपको समझ ना आए, उन्होंने तो कोर्स स्टार्ट कर देना है, उन्होंने तो स्टडी स्टार्ट कर देनी है, और वो जेन में ये नहीं होता कि कभी भी आप स्किप हो जाएंगे या पर्पस जाने का डिफरेंट है। उनके लिए होता है कि एक स्टूडेंट आ रहा है वो स्टडी करके वापस चला जाएगा। तो ये पूरा एकेडमिक माइंड के साथ ही सारी चीज़ें डिज़ाइन हो रही होती हैं। शुरू में मैंने कहा कि दिस असेसमेंट इज़ फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई इसमें हम फ़ायदा नहीं उठाएंगे, और जो हमारी लागत इसके ऊपर आ रही है बस वही हम लेंगे, और अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने का पर्पज़ था। अभी भी कहते ही हैं लेकिन समथिंग इज गोइंग डिफरेंट इनसाइड। तो जीटी और जो एकेडमिक थे ये दो डिफरेंट जो से ना स्प्लिट हो गए, और राइटिंग और रीडिंग चेंज हो गया, लिसनिंग स्पीकिंग सेम है। यानी लिसनिंग का टेस्ट जो जीटी का स्टूडेंट दे रहा है और एकेडमिक दे रहा है वो एक ही है। उसके बाद एक और चीज आ गई विच इज कॉल्ड आईएलटीएस यूकेवीआई। अब एक टेस्ट का नाम इन्होंने आईएलटीएस यूकेवीआई लिख दिया कि इफ यू वांट टू गेट एडमिशन in the United Kingdom, or you are seeking immigration of the United Kingdom, then you need to take this IELTS। अब आपको ये IELTS देना पड़ेगा। टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है। IELTS जो यूकेवीआई का पेपर है, अगर आप
17 फरवरी को पेपर दे रहे हैं, तो आइल्स यूकेवीआई का पेपर और आइल्स जो दूसरा पेपर है बिल्कुल सेम है। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में क्वेश्चंस की भी डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज है बिल्कुल। लेकिन उन्होंने इसका नाम यूकेवीआई दे दिया और कहा कि जी सिंपल आइल्स हम एक्सेप्ट नहीं करते, अगर आप यूके आना चाह रहे हैं किसी भी पर्पस के लिए तो आप आइल्स दे के आएंगे। तो ये बेसिकली इस तरीके से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद एक और चीज आ गई, कंप्यूटर बेस्ड आइल्स। अभी कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स था, दिस वाज नॉट कंप्यूटर बेस्ड आइल्स, बेसिकली कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स। सो कंप्यूटर, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स एंड पेपर बेस्ड आइल्स? पेपर बेस्ड आइल्स वो हमारा जो कन्वेंशनल पेपर सिस्टम होता है, जिस तरह हम स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज के अंदर पेपर पे लिखते हैं, तो वो पेपर बेस्ड आइल्स वही था कि रीडिंग के लिए आपको एक पेपर दे दिया जाता है, उसमें से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक आपके पास आंसर शीट होती है, उस पर आंसर्स लिखते हैं। इसी तरह राइटिंग के अंदर आप हाथ से पेन के जरिए, पेंसिल के जरिए लिखते हैं। और इसी तरह लिसनिंग के अंदर आप सुनते हैं, सुनने के बाद उसको किसी पेपर पे उतारते हैं आंसर्स को। लेकिन कंप्यूटर डिलीवर्ड भी कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं था, इसके बैकएंड पे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज नहीं हो रही थी। ये कंप्यूटर डिलीवर्ड असेसमेंट यही थी कि वो कंप्यूटर के जरिए आपको डिलीवर कर देते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और चीज होती है, कंप्यूटर डिलीवर्ड और होती है। जो सही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उसके पीछे। यानी कि अगर आप क्वेश्चंस के आंसर लिखते जाएंगे तो क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है पूछने का वो डिफिकल्ट होता जाएगा, और इसी तरीके से आपके आंसर्स अगर आसान होंगे तो फिर क्राइटेरिया नीचे आता जाएगा। तो इस चीज को आप अपने माइंड में रखें। तो ये दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन बोथ मोड्स ऑफ डिलीवरिंग एजुकेशन। अच्छा, आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स की, फिर मैं बताऊंगा कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, सारी चीजें, और हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे। लिसनिंग मॉड्यूल, आइल्स के अंदर 9 बैंड होते हैं, जैसे हमारे स्कोर होते हैं ना, 100 स्कोर का पेपर हो गया, 100 मार्क्स का, इसी तरह इसमें बैंड्स होते हैं। और इंटरनेशनली एक बैंड्स को के लिए या स्कोरिंग के लिए इन्होंने क्राइटेरिया रखा है विच इज कॉल्ड CEFR। तो CEFR, आइल्स की तरह के और भी टेस्ट हैं, जैसे ड्यूलिंगो है, जैसे PT एकेडमिक है, जैसे टॉफल है, जैसे ऑक्सफोर्ड टेस्ट है एक। इसी तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज भी यूके की अपना अपना टेस्ट भी ले रही होती हैं कि जी आप ये भी टेस्ट दे के आ सकते हैं। लेकिन क्रेडिबिलिटी के लिहाज से आइल्स दुनिया का सबसे ऊपर मतलब कंसीडर किया जाता है। क्रेडिबिलिटी के लिहाज से, इसके फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पीछे बैकएंड पे जो रिसर्चेज हुई हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप आइल्स देते हैं तो एम्बेसी भी कंफर्टेबल होती है, और आपका जो टेस्टिंग बॉडी आगे जहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो बॉडी भी कंफर्टेबल होती है। लेकिन अगर आप PT देते हैं या कुछ और टेस्ट देते हैं तो हो सकता है यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे दे, लेकिन एम्बेसी जरा रिलक्टेंट हो वीज़ा इशू करने में। इसी तरह आप ड्यूलिंगो दे देते हैं, कोरोना के दिनों में उन्होंने एक्सेप्ट किया था, और पाकिस्तान जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उसमें स्क्रूटनी कुछ और ज़्यादा टाइट हो जाती है। हाँ, हो सकता है आप USA से कनाडा जा रहे हैं, अब ड्यूलिंगो दे दें, इट्स ऑल राइट, आप चले जाएं। आप किसी और डेवलप कंट्री से जा रहे हैं, आप टर्की से जा रहे हैं, ड्यूलिंगो दे के जा रहे हैं, तो आई मीन थिंग्स आर डिफरेंट। बट थिंग्स आर डिफरेंट फॉर पाकिस्तानी पीपल एंड फॉर इंडियन पीपल, because we are from third world countries, progressive countries and developing countries हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज में उनकी स्क्रूटनी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, दे बिकम मोर स्केप्टिकल। वो सोचते हैं कि इसने PT क्यों दिया, इसने आइल्स क्यों नहीं दिया। वो सोचते हैं ये बंदा जेन्युइन भी है या नहीं जेन्युइन, इसने कोई चीटिंग तो नहीं की, कुछ इस तरह की सारी चीजें। लेकिन CFR लेवल एक इंटरनेशनल लेवल है जिसमें बताया कि अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं तो आपका लेवल A1 होगा, जिसके 4 बैंड होंगे। इसी तरह फिर आप A2 लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा, फिर B1 होगा, फिर B2 होगा, फिर C1 होगा, फिर C2 होगा। तो आइल्स में भी उसके बैंड बताए जाते हैं, इसी तरह PT में भी बैंड बताए जाते हैं, और बाकी टेस्टों में भी बैंड बताए जाते हैं कि जी आपके क्या क्या बैंड्स हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप अपने जहन में रखें कि डिफरेंट बैंड स्कोर आपकी एबिलिटी और प्रोफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली होते हैं।
आगे चलते हैं। लिसनिंग के अंदर अगर टोटल क्वेश्चंस कितने हैं जी, 40 क्वेश्चंस, एंड यू नीड टू स्कोर 35 आउट ऑफ 40। किसके लिए? यू नीड टू स्कोर 35 आउट ऑफ 40 फॉर 8 बैंड। 8 बैंड में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारी बैंड रिक्वायरमेंट में 8777 रिक्वायर्ड होते हैं कनेडियन इमिग्रेशन के लिए। और अगर आप लिसनिंग के अंदर 8 स्कोर करना कोई इतना मसला नहीं है, थोड़े से आप जरा कॉम्पिटेंट हैं, स्पेलिंग आपके अच्छे हैं, रोज जरा मेहनत कर रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं, फोकस्ड हैं, तो आई थिंक सो दैट विद इन 1 मंथ और मैक्सिमम 2 मंथ्स यू कैन स्कोर 8.5, 9 और 8 बैंड इन लिसनिंग। But you need to be meticulous enough that you need to address all the details, all of the things, all of the challenges which is required to focus on. I mean, you need to pay your focus attention to all these things. And results or statistical data, it tells us that students can score more bands in when we compare with other modules in listening, right? So listening is the easiest module in simple words. So you need to score 35 out of 40। इसके 4 sections हैं। टेस्ट होता है जी 30 मिनट्स का। एक आपके सामने एक ऑडियो चला दी जाती है जिसको रिपीट नहीं किया जाता, और आप सुनते जाते हैं। उस ऑडियो में जो बात सुन रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने क्वेश्चन बुकलेट को अटेम्प्ट करना होता है, और इस तरीके से आपने 40 के 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देते हैं। इसमें आपकी प्रोनाउंसिएशन को देखा जा रहा होता है, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन को देखा जा रहा होता है, आपकी वोकेबलरी को जज किया जा रहा होता है, और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। बट इट इज़ द ईजिएस्ट मॉड्यूल, जैसे मैंने आपको पहले बताया। दूसरे नंबर से अगर हम देखें कि थोड़ा सा चैलेंजिंग मॉड्यूल कौन सा है, दैट इज स्पीकिंग। मोस्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स दे कैन इजीली स्कोर। अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी तो दो तरह के हैं ना, एक इन्होंने मैट्रिक किया, एफएससी की, जरा अच्छी लेवल पे, अंग्रेजी अच्छी थी उनकी। अच्छा, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की भी दो कैटेगरीज हैं, एक जेन में रखिएगा। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ओ ए लेवल किया, और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक किया। ओ लेवल करने वाले बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, शायद टोटल स्टूडेंट्स का 0 पॉइंट समथिंग हो। यानी कि बहुत कम प्रिविलेज क्लास में से जिनके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं 5-5, 10-10 लाख रुपया वो स्पेंड करते हैं, और स्टूडेंट्स ये है ना वो ओ लेवल कर लेते हैं। ओ लेवल के बाद ए लेवल। ओ ए लेवल वाले स्टूडेंट्स जो से हैं उसमें से बहुत कम तादाद ऐसी होती है कि जो कि आइल्स करना चाह रहे हैं, जिनका डी ग्रेड आ गया, एफ ग्रेड आ गया, एफ से ऊपर तो फेल ही हो जाता है, डी आ गया, सी ग्रेड आ गया, तो वो आइल्स करते हैं। या कुछ केसेस के अंदर जिनके ए स्टार भी आते हैं वो भी आइल्स करते हैं। बट ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें तैयारी की जरूरत नहीं होती, वो थ्रू आउट कैम्ब्रिज से ही पढ़े होते हैं उनकी, इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन आइल्स जो है बेसिकली वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स है। अब मुझे पढ़ाते हुए हजारों स्टूडेंट्स पढ़ के जा चुके हैं, यानी कि 2010 से अब तकरीबन 14 ईयर्स हो चुके हैं आइल्स को पढ़ाते हुए। तो इस दौरान काफी ज्यादा स्टूडेंट्स आइल्स करके पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। तो अब वो कोई डॉक्टर है, कोई बैंक मैनेजर है, बहुत बड़ी तादाद में 2017 से ऑनवर्ड खास तौर पे, बल्कि 2015 से ऑनवर्ड मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स उनसे वो पाकिस्तान से बाहर गए हैं। और ब्रेन ड्रेन जिसकी बात करते हैं, असल में ब्रेन ड्रेन मैंने देखा है कि किस तरह मेरे पास बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आया करते थे, बड़े समझदार, और वो पाकिस्तान में से बिल्कुल ऐसे लगा जैसे गायब ही हो गए सारे के सारे, कोई रहा ही नहीं पीछे। अब जो हमारे पास स्लॉट आती है स्टूडेंट्स की, वो कंपैरेटिवली उन स्टूडेंट्स के काबिल नहीं होती जो शुरू में आते थे मेरे पास पढ़ने के लिए। उसकी क्या रीज़न है? वो जो हाईली क्वालिफाइड थे, ट्रेन थे, उन जिनके अंदर एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, जो प्रोफेसर्स थे डिफरेंट जगहों पे, जो मतलब क्रीम थी पाकिस्तान की, वो निकल गई यहाँ से। और अब पीछे जो है वो उस तरह के नहीं है, आ रहे हैं मजीद पढ़ पढ़ के आते जा रहे हैं, लेकिन वो एबिलिटी मैंने नहीं देखी प्रोफेशनल्स के अंदर। तो बहरहाल दूसरा जो मॉड्यूल है ना, वो उसमें भी कुछ लोग हैं जो बिल्कुल जैसे लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, बड़े शहरों में पढ़े हुए हैं, वो बड़े आराम से वो आइल्स को कर लेते हैं, और उसमें स्पीकिंग में वो 6.5, 6 और 7 बैंड भी ले जाते हैं।
को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक 10 से 12 मिनट का टेस्ट होता है, जिसके 3 सेक्शंस होते हैं। पहले 4 क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल के, फिर एक क्यू कार्ड होता है जिसमें 2 मिनट मुसलसल आपने बात करनी होती है। वो आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारा चेक कर रहे होते हैं कि किस तरह आप रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं, किस तरह आप बात करते हैं, फ्लुएंसी, योर प्रोनाउंसिएशन, योर टास्क अचीवमेंट, grammatical range and accuracy, all these kind of things they are assessing in your from your conversation. एग्जामिनर बड़ा साइलेंट होके बड़े खुशगवार मूड में आपसे बात करता है ताकि आप कंफर्टेबल रहें और आपकी नर्वसनेस को ना चेक किया जाए, आपके कॉन्फिडेंस को मतलब शेक ना किया जाए, और बड़ा आपको अप्रिशिएट करके आपकी सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को देखा जाए। बैकग्राउंड नॉलेज को भी इसमें चेक नहीं किया जा रहा होता, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक की जा रही होती है। तो स्पीकिंग में भी स्टूडेंट्स दे कैन स्कोर 7 बैंड अगर वो पाकिस्तानी अच्छे लाइक बच्चे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बाकी पढ़े लिखे बच्चे हैं पाकिस्तान के अंदर। DEF मैट्रिक के अंदर ग्रेड लेने वाले नहीं, जो मैट्रिक FSC में जिनकी अंग्रेजी अच्छी है वो स्कोर कर जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास, अब ये जो स्पीकिंग होता है ये तकरीबन 7 to 12 मिनट्स, 7 to 12 मिनट्स का टेस्ट होता है। इसके अंदर लेक्सिकल रिसोर्सेज, विच इज वोकेबलरी, और मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें आपकी सेस की जा रही होती हैं। टेस्ट से 1-2 दिन पहले या टेस्ट से 1-2 दिन बाद आपकी असेसमेंट ली जाती है, जिसमें आपको स्केल किया जाता है। स्पीकिंग को अलहदा कर लेते हैं, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं तो फिर आप उसी दिन कर लेते हैं। शुरू में ये कहते थे कि जब तक आपके 3 महीने नहीं हो जाते, एक टेस्ट आप दें और 3 महीने से पहले आपका दूसरा टेस्ट नहीं लेंगे। उसकी रीज़न ये थी कि जो एजुकेशनल रिसर्च है या जो रिसर्च की गई है लैंग्वेजेस के ऊपर, उसमें ये पता लगता है कि आप 3 महीने से पहले सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। यानी कि अकॉर्डिंग टू मैनी स्टडीज यू कैन ओनली गेट द इंक्रीमेंट ऑफ 0.5 बैंड इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर 0.5 का आपका इंक्रीमेंट होता है। इसलिए उस वक्त शुरू में जब ये बना था तो बड़ा नेक पर्पस था, और पर्पस ये था कि अपनी लैंग्वेज को भी प्रमोट करेंगे, लोगों को स्केल भी करेंगे और वहाँ पे बुलाएंगे भी। और बाहर के मुल्कों में जब जाते थे पाकिस्तानी इंडियंस और बाकी, तो वहाँ पे जाके जॉब्स करते थे, यहाँ से पैसा लेके जाते थे बहुत ज़्यादा, तो उनकी इकोनॉमी आप लोगों के पैसे पे डिपेंड कर रही होती थी। अगर एक बंदा पाकिस्तान से 40 से 50 लाख लेके जा रहा है ऑन एवरेज, तो 50 लाख को अगर आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करें तो कितना पैसा यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तानी पैसा चला जाता है। हम तो देखते हैं ना वहां से कमा के, वो कमाने के बाद कुछ लोग वापस आ जाते हैं, कुछ नहीं कमाते, कुछ ग्रंट वर्क करते हैं, पेट्रोल पंप्स पे लग जाते हैं। कुछ अच्छी जॉब, वाइट कॉलर जॉब या बिजनेस स्टैब्लिश करके उसको आगे रन करना, बहुत कम पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं वो ज़रा अच्छे हैं, कंफर्टेबल हैं। बाकी जगहों पे आप देखेंगे तो बहुत बड़ी तादाद स्ट्रगलिंग पाकिस्तानी है। जो सेटल्ड पाकिस्तानी है उनकी कम तादाद है, या नस्लें चेंज हो जाती हैं। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको माइंड में रखने चाहिए। तीसरी चीज जो स्पीकिंग के बाद आती है वो आती है जी आपकी रीडिंग की। हम बात कर रहे हैं, अभी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ टेस्ट की पैटर्न के बारे में, उसके बाद फिर सिक्योर बैंड रिक्वायरमेंट के बारे में। रीडिंग में अगर आप 9 लेना चाह रहे हैं, 8.5, 8, एक तो ये कि स्कोर कर चुके हैं 9 में से 9, कई स्टूडेंट्स के आ चुके हैं, GT वालों के भी आ चुके हैं, एकेडमिक वालों के भी आ चुके हैं। तो ये नहीं है कि कोई अनहोनी स्कोर है, पाकिस्तानी कर जाते हैं, 9 में से 9 भी कर जाते हैं। इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। एकेडमिक रीडिंग के अंदर 3 पैसेजेस होते हैं जो आपने पढ़ने होते हैं, 3 पैसेजेस। और ये जो पैसेजेस हैं इनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है आहिस्ता आहिस्ता। स्टार्ट में आसान क्वेश्चंस होते हैं, फिर डिफिकल्ट होते हैं, फिर मोर डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट। और ये जो पैसेजेस होते हैं ये आपके सोशल साइंसेस, जैसे साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, ह्यूमैनिटीज, इस तरह की चीजें, बिजनेस स्टडीज,
BC में ही आ जाता है, सोशल साइंसेज में आ जाता है। उसके अलावा फिर दूसरे नंबर पे लाइफ साइंसेज, जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं। और उसके बाद लाइफ साइंसेज के बाद आपकी फिजिकल साइंसेज। इन तीन एरियाज में से ये पैसेजेस दिए जाते हैं। और आपके ये 13 क्वेश्चंस होते हैं पहले सेक्शन में, 13 सेकंड क्वेश्चन में, यानी कि 14 to 26। क्वेश्चन नंबर 14 to 26 ये होंगे जी आपके सेकंड पैसेज में। एंड क्वेश्चन नंबर 27 to 40, 14 क्वेश्चन होते हैं टोटल, ये होंगे आपके थर्ड पैसेज में। तो चेक किया जाता है कि क्या आपका नॉलेज सिर्फ, अगर डॉक्टर है तो ये तो नहीं कि मेडिकल साइंसेज से बाहर पता ही नहीं, लैंग्वेजेस का नहीं पता, साइकोलॉजी का नहीं पता, ह्यूमैनिटीज का नहीं पता। अगर आप डॉक्टर नहीं है, आप कोई आर्ट्स के बंदे हैं, कोई बायोलॉजी के बंदे हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको, जेनेटिक्स के बारे में, कुछ जो फिजिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में, कुछ केमिस्ट्री की छोटी। लेकिन ये जो चीज़ें लेते हैं ना, ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं होते, ये बेसिकली ऐसे आर्टिकल्स जो आम लोगों के लिए लिखे जाते हैं, होते लाइफ साइंसेज से रिलेटेड है या फिजिकल साइंसेज से। लेकिन जो रिसर्च पेपर्स में से, जैसे लिटरेचर रिव्यू होता है ना, ये उसमें से ये कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होते हैं, उनमें से आर्टिकल्स लिए जाते हैं और क्वेश्चंस उनके ऊपर डिजाइन किए जाते हैं। और जो क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं उसमें आपकी वोकेबलरी चेक होती है, पैराग्राफिंग चेक होती है, फ्रेजेस चेक होते हैं, टेंसेस चेक होते हैं। उसके अलावा वहाँ पे आपका जो होलिस्टिक मीनिंग है वो चेक करते हैं, इन्फ्रेंस चेक करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें 40 टेस्ट आइटम्स के थ्रू चेक करते हैं। इनमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी जाती हैं, MCQs दिए जाते हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन, ये क्वेश्चन की काइंड्स हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग दी जाती है। और उसके अलावा फिर आपसे डिफरेंट किस्म की, मतलब ऑप्शंस होते हैं, जैसे MCQs हैं वो दिए जाते हैं। साइंटिस्ट वाला एक क्वेश्चन होता है कि किस साइंटिस्ट ने ये बात की, किस पैराग्राफ में ये डिस्कशन थी। लेकिन वो डिस्कशन एज इट इज लाइन लिखी नहीं होती, कि जो क्वेश्चन में होती है, अब जाए ऊपर जाके आपको नजर आ जाएगी, आप उसमें टिक कर दें। ये बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं होता, उसको कॉम्प्रिहेंड करना आपने। और जो पैराग्राफ में भी आपने कॉम्प्रिहेंड करना है, बहुत आसान लैंग्वेज नहीं होती, जैसे आपकी 6-7 ग्रेड की, 6 या 4 ग्रेड 3 ग्रेड की हो। एक अच्छी लैंग्वेज होती है जो कि ज़रा एकेडमिकली स्ट्रांग होती है, तो उसको आपने पढ़ के उसको कॉम्प्रिहेंड करना होता है, वो कर लेते हैं। इसमें सिर्फ कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो कुछ अरसे के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। पूरी लैंग्वेज लर्निंग के अंदर कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। तैयारी के ऊपर हम आते हैं, थोड़ा सा मैं मजीद बता दूं आपको। राइटिंग, राइटिंग के अंदर एकेडमिक राइटिंग इज डिफरेंट एंड GT राइटिंग इज डिफरेंट, बट वन क्वेश्चन इज कॉमन इन बोथ असेसमेंट्स, वन इज एसे। एसे इज सेकंड क्वेश्चन, जिसके 6 बैंड होते हैं और 40 मिनट्स दिए जाते हैं। एकेडमिक वालों को एक रिपोर्ट लिखनी होती है जिसके 20 मिनट्स के अंदर, और इसके 3 बैंड होते हैं। और लेटर लिखा जाता है, लिखना होता है GT के स्टूडेंट्स ने। इनके भी 20 मिनट्स होते हैं, और बैंड इसके भी 3 बैंड होते हैं। इस तरह नहीं होते 3 बैंड, इनकी डिवीजन होती है। इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया है, जैसे ग्रामर के अंदर 9 बैंड, वोकेबलरी के अंदर 9 बैंड, रिस्पॉन्स के अंदर 9 बैंड, कोहेजन एंड कोहेरेंस के अंदर 9 बैंड। और ये जो 9 9 होते हैं, इसका 25% लिया जाता है एसए के अंदर। और टोटल जो फिर उसका एग्रीगेट बनता है, उसमें से फिर आपका 67.3% एसए के अंदर होता है, और 33.7%, यानी जो स्कोर आपका लेटर में आता है 9 में से, उसके अंदर से 33% लेते हैं। और जो आपका आता है एसए के अंदर, उसके अंदर से 67% लिया जाता है। और फिर आपके बैंड बनते हैं इस तरह थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी जो डिवीजन है। लेकिन ये इस तरह बनती है, सिंपल वर्ड्स 3 बैंड का आपका टास्क 1 है, और 6 बैंड का आपका जो सा है वो
टोटल आपके 9 बैंड आ जाते हैं। जीटी रीडिंग के अंदर जो सा टेक्स्ट होता है ना, वो इस तरह पैसेजेस नहीं होते, सिर्फ उसका जो लास्ट होता है, यानी कि 14 क्वेश्चन है उसका, उसके अंदर पैसेज ऐसे ही होते हैं जैसे आइल्स की एकेडमिक रीडिंग में होते हैं। लेकिन जो शुरू के क्वेश्चंस होते हैं वो आसान होते हैं, टेक्निकल होते हैं। इसके अंदर कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे आपकी रीडिंग के अंदर स्किमिंग है, स्कैनिंग है, कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो मैं रीडिंग में आपको समझाऊंगा कि कैसे कीवर्ड्स उनसे आपके आंसर को चेंज करते हैं। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और ये जी हमारे डिफरेंट 4 मॉड्यूल्स थे, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सबसे पहले जाते साथ ही एग्जामिनर आपको लिसनिंग का टेस्ट देते हैं, और उसके तकरीबन अगर आप पेपर बेस दे रहे हैं तो 40 मिनट्स के बाद, और कंप्यूटर बेस दे रहे हैं तो 30 मिनट्स के बाद आपका सेकंड रीडिंग स्टार्ट होता है। रीडिंग का जो टाइम होता है वो बेसिकली 60 मिनट होता है, और 60 मिनट के अंदर आपने रीडिंग को अटेम्प्ट करना होता है। और 60 मिनट के बाद आपको राइटिंग दे दी जाती है, उसके भी आपके 60 मिनट होते हैं, पता भी नहीं लगता आपको, एकदम 2 घंटे 30 मिनट गुजर जाते हैं और आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। 13 डेज के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, और अगर आप कंप्यूटर बेस देते हैं तो 3 to 5 डेज के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। मैं वैसे यही कहूँगा कि अगर आपका कंप्यूटर पे टाइपिंग अच्छी है तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दें, जल्दी फारिग हो जाएंगे। हमारी जो एकेडमिक स्टडीज़ हैं, असाइनमेंट्स बनानी है, सारे काम हम कंप्यूटर पे करते हैं। हाथ से लिखे हुए तो अरसा ही हो जाता है, बास नहीं लिखते। हर चीज़ जब कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो टेस्ट भी कंप्यूटर पे दे दें, खास तौर पे जो स्टूडेंट्स। हाँ, जो लोग ज़रा कंफर्टेबल नहीं हैं वो ऐसा करें कि पेपर बेस दे दें, लेकिन कंप्यूटर में कोई इतना मसला नहीं है। बिल्कुल बिगनर्स को, बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें कंप्यूटर नहीं आता, वो भी मैंने देखा है कि उन्हें उनके रिक्वायरमेंट आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं बैंड रिक्वायरमेंट की। अच्छा, आइएलटीएस एक सीरियस बिजनेस है, इसको आपने इजी नहीं लेना। इसकी फीस भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तकरीबन 63,800 फीस इसकी हो गई है। और मुख्तलिफ आपके टेस्ट होते हैं, किसी की 55 है, किसी की 57 है, किसी की 51 है, और किसी की 63 है। तो डिफरेंट इसकी फीस है। तो इस वजह से पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे अच्छी तरह याद है 17,000 हुआ करती थी, 17,000। और 17,000 से बढ़ते बढ़ते आप ये 63,000 पे पहुंच गई है। और पाकिस्तान के रुपया भी डिवैल्यू हुआ है, और इस तरीके से थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो आगे बैंड रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। अगर आप कनाडा का चाह रहे हैं, यानी कि अगर हम इमिग्रेशन की बात करते हैं, कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए 8777 बैंड। काफी लोगों को बेस्ट एज होती है 25 to 35, यानी कि 25 से। हाँ समीन, ये ना आप क्वेश्चन लिख लो। सहर, हाँ सहर, रीडिंग में रीडिंग करना होता है या पेपर पे लिखना होता है सिर्फ? मैं आपको बता देता हूँ अभी, दिखा देता हूँ एक रीडिंग का टेस्ट कैसा होता है, ठीक है? अभी जरा जैसे ही मैं एंड करता हूँ तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। अच्छा जी, 8777 बैंड काफ़ी ज़्यादा लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। 25 से आपकी 35 से पहले पहले 32, ये बेस्ट एज है कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए। ठीक है, काफ़ी लोग इस एज ग्रुप के अंदर जाते हैं बाहर स्टडी में, तो आप किसी टाइम पे भी जा सकते हैं। और आपको 8.5, 8.5, 7.5, 7.5, ये दिस इज कॉल्ड CLB 10। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर, ये मैक्सिमम स्कोर जिसमें स्टूडेंट्स के आते हैं वो चाहिए होते हैं। उसके अलावा बाज़ केसेस में 7 इन ईच मॉड्यूल भी चाहिए। ठीक है जी, स्टडी के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए जो डॉक्टर्स हैं उन्हें चाहिए जी 7.5 ओवरऑल एंड 7 इन ईच। ईच का मतलब है किसी एक में भी 7 से कम बैंड ना हो। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए आपको मास्टर्स लेवल पे, एमफिल लेवल पे, तो आपको 7 इन ईच मॉड्यूल चाहिए।
यानी किसी एक में अगर 6.5 आ जाते हैं तो फिर आप दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप ज़्यादातर 95% यूनिवर्सिटीज़ में 6.5 अगर आप बैंड ले लेते हैं एंड 6 इन ईच ले लेते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि आपका काफ़ी हद तक जो है वो गुजारा मुजारा हो जाता है और आपको यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन दे देती हैं। तो ये तो था स्टडी का। और ऊपर मैंने आपको बताया इमिग्रेशन का क्राइटेरिया। यूके के वीज़े बहुत ज़्यादा आए हुए थे, जिसमें 4.5 बैंड के ऊपर और 4 बैंड पे आपके वीज़े लग रहे थे। बिल्कुल बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स जो उनसे है ना, या यहाँ पे जो काम करने वाले हैं, कोई किसान है, कोई नर्सेज हैं, कोई अटेंडेंट हैं, या पढ़े लिखे लोग भी ये बैंड तकरीबन 10-15 दिन में आप तैयारी करके ले सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल बिगिनर लेवल है तब भी आप ले सकते हैं। तो उसके भी वीज़े काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे। अभी भी मार्च तक में हर में चल रहे हैं, ये सिलसिला इस तरह चलता जा रहा है। तो कभी कनाडा, कभी न्यूजीलैंड, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी स्वीडन, कभी जर्मनी, कभी इटली, कभी यूके, ये चलता ही रहता है। यानी कि 1996 से अब तक कितने साल हो चुके हैं, तकरीबन 30-40 साल होने वाले। 1960, 2006, 2006 से फिर अब 2016, 16 से 30 years ऑलमोस्ट ये हो चुके हैं। तो ये चलता आ रहा है, कभी कभी बंद नहीं हुआ सिलसिला, चल ही रहा है सिलसिला जब से मैं देख रहा हूँ। 2010 से चल रहा है। बीच में कई और टेस्ट आ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, कभी बैन हो जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं। आइल्स कहीं नहीं गया। 2016 के अंदर जब मैं रिसर्च कर रहा था, more than 2.2 million people they have taken the assessment। अब बात करते हैं इसकी तैयारी की। तैयारी के लिए एक चीज़ आपने याद रखनी है, हर ओरिएंटेशन क्लास में मैं डिस्कस करता हूँ। ये जी एक ट्रायंगल है, इसके टॉप पे लिखा हुआ फाउंडेशन, इसके बॉटम में एक कोने पे लिखा हुआ है टिप्स, इसके दूसरे कोने पे लिखा हुआ है प्रैक्टिस। ये चीज़ आपने ना अपने जेहन में रखनी है। जब भी आप आइल्स की तैयारी करें तो 3 आपके फंडामेंटल्स हैं इसके अंदर लैंग्वेज प्रिपरेशन की। फाउंडेशन का मतलब ये है कि आपके टेंस ठीक नहीं है तो उसको ठीक करना पड़ेगा आपको। प्रेजेंट, डेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, 7 टेंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं लैंग्वेज के अंदर। इसी तरह आपके आर्टिकल्स के इश्यूज हैं, पंक्चुएशन के इश्यूज हैं, पैराग्राफिंग के इश्यूज हैं, छोटी छोटी जो ग्रामर, वोकेबलरी, ये सारी चीज़ें आपकी फाउंडेशन में हैं। अगर आपकी फाउंडेशन नहीं इम्प्रूव होती तो दुनिया का कोई बंदा आपको बड़े अच्छे बैंड्स नहीं दिलवा सकता। फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा, ग्रामर पे, वोकेबलरी पे आपको काम करना पड़ेगा। आपके जो ग्रे एरियाज हैं राइटिंग के अंदर, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखें कि ग्रे एरियाज हैं कौन से, उसके बाद फिर उस पर काम करना पड़ेगा। उसके बाद आती है प्रैक्टिस। क्योंकि लैंग्वेज इज नॉट, लैंग्वेज लर्निंग जो है ना, इसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। और लर्निंग और एक्विजिशन में बड़ा फर्क होता है। लर्न करना किस चीज़ को, जैसे लाइट में ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ, बुक खोलता हूँ, बंद करता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ, बंद करता हूँ, किसी मशीन को चलाता हूँ, बंद करता हूँ, वो लर्निंग है। मतलब मेरा कॉग्निटिव प्रोसेसिंग ब्रेन करता है, आई लर्न समथिंग। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्विजिशन, सो इट इज entirely different thing. In acquisition you need to acquire that system, you need to speak, you need to write, you need to exhibit your language proficiency, you need to you can say that develop your articulators in a way that you will become fluent enough। अब आ की आवाजें ना आए, गलत जो लफ्ज ना आए, सेकंड्स के अंदर आपके पास टाइम, सेकंड से भी कम टाइम है। जब आप बोलते हैं, लिखते हैं तो चले मिटा के सही कर लेते हैं, काट के सही कर लेते हैं, लेकिन बोलते हुए तो आपके पास टाइम ही नहीं होता कि दिमाग में आप पहले ग्रामर का कुछ सोचें और फिर लिखें। तो इट इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ योर फीलिंग एंड योर एक्सप्रेशंस, राइट।
सो साउंड्स हैं, साउंड्स के बाद फ्रेजेस हैं, देन सेंटेंसेस हैं. इट इज ऑन योर रिफ्लेक्सेस that without thinking you keep on speaking with fluency. So this is what which is required. So it is not something which you can do only by taking lectures. सिर्फ फाउंडेशन के लेक्चर ले लिए, समझ लिए, अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और वो जो प्रैक्टिस है वो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होगी, शुरू से लेकर आखिरी दिन तक चलती रहेगी. तो प्रैक्टिस को उसमें से आप नहीं निकालेंगे, खाली फाउंडेशन आपको काम नहीं करेगी. अच्छा, अगर जेनेरिक वे में हम फाउंडेशन भी इम्प्रूव कर लें, प्रैक्टिस भी कर लें, लेकिन पेपर पैटर्न को ना अंडरस्टैंड करें, क्वेश्चन अपने पेपर के अंदर टेक्निक्स ना निकालें, उसमें टिप्स ना बनाएं, उसमें स्मार्ट अप्रोचेज ना बनाएं, तो बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं ले सकते. बहुत ज़्यादा स्कोर लेने के लिए हमें उसको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एग्जामिनर कन्विंस हो कि हमें ज़्यादा स्कोर दे, स्पीकिंग में, रीडिंग में, राइटिंग, लिसनिंग में. एक बंदा नहीं कर पा रहा, आप गिवन टाइम में पूरे क्वेश्चंस भी कर लें और वो ठीक भी हों, तो ये सारी चीज़ें टिप्स के साथ होती हैं. तो किसी एक भी कोने को अगर माइनस कर दें तो आप बड़ा स्कोर नहीं कर सकते. हत्ता कि बताया हुआ है कि आपकी इस लेवल की ग्रामर है तो फिर आपके ये फाउंडेशन में स्कोर आएंगे. ग्रामर के भी 9 बैंड है, वोकैबलरी के भी 9 बैंड है. तो किस जगह पे आप फॉल करें, इन बैंड्स हमें बताने पड़ते हैं. ठीक है. तो उसके अंदर अजी, अब यहाँ पे हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब से इंटरनेट आया, जब से स्मार्टफोन्स आए, सोशल मीडिया आ गया, तो बड़े से बड़े स्कॉलर्स और छोटे से छोटा बंदा, स्टूडेंट, हम लोग अपना वक्त बर्बाद करते हैं. बहुत कम होता है कि हम लोग फोकस्ड होकर अपने टारगेट्स के ऊपर काम करें. बहुत ज़्यादा टाइम दिन का ज़ाया कर देते हैं जब खास तौर पे टाइम मिलता है हमें. तो ऐसी सिचुएशन में कुछ अच्छा नहीं कर सकते. अब यहाँ पे इस ट्राइंगल के दरमियान में एक वर्ड है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी चाहिए स्टूडेंट्स को, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को चाहिए, क्या चाहिए? पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को चाहिए परसिवेरेंस. ये परसिवेरेंस क्या चीज होती है? Perseverance means that you keep on, you stay consistent despite being, I mean, facing hardships. पैसे नहीं है, फीस जमा करनी है, फिर भी मेहनत करनी है, पैसे जमा कर लिए, टाइम नहीं निकल रहा, नौकरियां कर रहे हैं, उसके अलावा बच्चों के अपने मामला आते हैं, उसके बाद भी पढ़ना भी है और अपनी अंडरस्टैंडिंग भी करनी है. तो इस तरह के बड़े चैलेंजेस हमें आ रहे होते हैं. एक खाली पढ़ना हो ना, वो तो चले एक अलग बात है, लेकिन और बड़े इश्यूज आ रहे होते हैं साइकोलॉजिकली और बाकी. तो उनके समेत आपने मुकाबला करते रहना है और एंड में आपने जीत जाना है. सो दिस इज कॉल्ड परसिवेरेंस. तो परसिवेरेंस जो सी है, इसको जब आप देखेंगे तो डिस्पाइट बीइंग डिफिकल्टीज यू स्टे कंसिस्टेंट. डिस्पाइट बीइंग फेसिंग डिफिकल्टीज यू स्टे कंसिस्टेंट विद योर गोल्स. तो यहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी. हर दूसरे तीसरे दिन हमारे अंदर कुछ डीएनए में चीजें हैं. जैसे इंसान अपनी सरिश्त में जल्दबाज है, तो जल्दबाज है तो हम सोचेंगे कि यार जल्दी जल्दी हमें आ जाए. 3 दिन हो गए लिखते हुए भी नहीं आया. नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा 3 दिन में, 5 दिन में भी कुछ नहीं होगा, हफ्ते में भी कुछ नहीं होगा. थोड़ा थोड़ा सा फर्क पड़ता रहेगा, फील नहीं होगा. अपनी पहली वीडियोस को देखेंगे, अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग सुने, स्पीकिंग की बाद वाली सुने, तो आपको पता लगेगा फर्क आ रहा है. लेकिन किसी टाइम भी आप ये नहीं करेंगे कि जी यू गेट मास्टरी, यू हैव एब्सोलूट नॉलेज. एब्सोलूट नॉलेज नहीं है. हाँ, इम्प्रूवमेंट आ रही होगी, वो इम्प्रूवमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम आ रही होगी. उसके अंदर तीनों फैक्टर्स काम कर रहे होंगे कि आपकी प्रैक्टिस भी है, टिप्स भी है, फाउंडेशन भी है. तो फिर इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि 5.5 बैंड स्कोर करने वाले बच्चे भी 8777 ले जाते हैं, अगर उनके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हों और वो थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करें. कई कई केसेस आए हैं, कई हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं जो 5 5 7 7 दफ़ा फेल हो चुके हैं, कई कई दफ़ा टेस्ट दे चुके हैं, उन्होंने भी आगे तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स ने स्कोर कर लिए. तो ऐसे भी केसेस आ जाते हैं. तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, स्कोर आपके आ जाते हैं. और इंग्लिश लैंग्वेज वैसे भी इम्प्रूव हो जाए तो आपको उसका बहुत फ़ायदा होता है हर जगह पे. और बाहर जाना तो चले एक चीज़ है ही,
लेकिन वैसे भी अगर हो जाए तो आपका 20,000 से 1 लाख रुपए का इंक्रीमेंट लगता है आपकी अपनी क्वालिफिकेशन के अंदर। अगर आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो जितना आप कमा रहे हैं तो कम से कम उसमें 20,000 ऐड करें और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 लाख ऐड करें, क्योंकि आप नेशनल से लोकल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो सी हैं बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। तो ये तो अल्टीमेटली को 2 4 6 महीने जब आप लगा लेते हैं तो आपको फायदा होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी बैंड रिक्वायरमेंट कितनी है और आप स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं। अगर तो कोई 4.5 पे है और उसको 6.5 या 7.5 या 8 चाहिए, तो डेफिनेटली उसको 2 माह में भी कंप्लीट नहीं होगा, उसको तो टाइम लगेगा। अगर किसी को सिर्फ 100 वर्ड्स वोकेबलरी के आते हैं, उसको 5,000 10,000 30,000 पे जाना है, तो वो टाइम तो लगेगा उसको, हो जाएगा। लेकिन एक बंदे को सिर्फ एक बैंड चाहिए तो वो कम टाइम में हो जाएगा। एक बंदे की रिक्वायरमेंट ही सिर्फ 4.5 बैंड है। तो यहाँ पे कोई पास फेल नहीं होता, यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या आपकी जो बैंड रिक्वायरमेंट है वो आपने मीट कर ली है वीज़ा के लिए जो रिक्वायरमेंट है। अगर तो डिजायर्ड बैंड आ गए हैं तो 4.5 वाला भी कामयाब है। और अगर डिजायर बैंड नहीं आए तो आपके 7 ईच आने के बावजूद भी आप, चूंकि आपको किसी मॉड्यूल में 8 भी रिक्वायर्ड था, तो तब भी आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए हम एक बंदे को दूसरे बंदे से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, 8,777 वाले को 8,777 वाले के साथ, 7.5 ईच वाले को 7.5 वाले ईच के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। तो ये था। अभी मैं थोड़ा सा आपको टेस्ट के बारे में बता दूंगा। कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और उसमें आप रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं। तो चलें जी, पेपर की ज़रा एक दफ़ा आपको ज़ियारत करवा दें ताकि परेशानी ना हो आपको। ये देखें जी, एक टेस्ट मैं आपको फुल टेस्ट दिखाता हूँ। जीटी का भी दिखा देता हूँ, एकेडमिक भी दिखा देता हूँ। ये लिसनिंग का टेस्ट है। ये हमारे 10 क्वेश्चंस हैं। अभी ये आपके पास एक क्वेश्चन बुकलेट, ये जो आपके पास टेस्ट है इसे क्वेश्चन बुकलेट कहते हैं। ये आपको दे दी जाएगी और टेस्ट आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। साथ से रिकॉर्डिंग ऑन कर दी जाएगी। आप वहां पे सुनते जाएंगे और यहाँ पे आंसर लिखते जाएंगे। इसी तरीके से पहला सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें आपने एमसीक्यूज करने हैं, ये बताना ए से ई यानी 11 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन में कौन सा ठीक है। तो ये 20 तक क्वेश्चन दूसरे सेक्शन में आपके आएंगे। इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स हैं जैसे उसमें थी। 20 क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं, तकरीबन सारे ही ठीक हो जाते होते हैं, जो थोड़े से अगर आप दरमियाने से आपकी लिसनिंग अच्छी है। उसके बाद ये एमसीक्यूज हैं, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल डालते हैं स्टूडेंट्स को थर्ड सेक्शन के अंदर। अब इसमें जो बात कर रहे हैं ना उससे आपने कॉम्प्रीहेंड करना है, डायरेक्ट यहाँ पे लफ्ज नहीं लिखे होंगे। बाज का वो तीनों बातें कर रहा होगा तो आपने पिक करना है कि कौन सी अप्रोप्रिएट है यहाँ पे। 25 पे आके थोड़ी सी पॉज लेगा, पहले बोलता जाएगा, 25 तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, फिर थोड़ी सी पॉज लेगा, उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा, फिर 30 पे जाके पॉज लेगा। उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगी आपके फोर्थ सेक्शन के अंदर। और ये आपका खत्म हो जाएगा। लिसनिंग का 30 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। एक ही दफ़ा चलाएंगे, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, हेडफोन आपको देंगे। आवाज़ बहुत क्लियर होगी, आवाज़ का मसला नहीं होगा, आपके स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, समझ आ रही हो, और जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके अकॉर्डिंगली आप लिखेंगे तो ये इसमें स्कोर हो जाएगा। इसकी कुछ टेक्निक्स हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने स्कोर करना है, लेकिन ये इतना मसला नहीं है। उसके बाद बारी आती है रीडिंग की। रीडिंग के अंदर 60 मिनट है, ये आपको इस तरह के रीडिंग की क्वेश्चन बुकलेट दी जाएगी।
और साथ एक रीडिंग की शीट होगी जिसपे आपने आंसर्स उतारने होंगे। दोनों के बुकलेट और शीट दोनों आपसे वापस ले ली जाएंगी। और पहले 13 क्वेश्चन है, आपने यहाँ से पढ़ने हैं और पढ़ के उसके बाद आपने इन क्वेश्चन के आंसर देने। सहर पूछ रही थी, रीड अलाउड नहीं है ये, आपकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह नहीं चेक की जा रही, आप बेशक दिल में पढ़ें लेकिन इन सवालों के जवाब ठीक दे दें। ये जो क्वेश्चंस हैं, पहले 13 क्वेश्चंस ये देखें इसी पैसेज में से हैं, और इसके अंदर टोटल कोई 2500 वर्ड्स बनते हैं जो कि आपने रीड करने होते हैं। ये पैसेज नंबर 2 है, इसके क्वेश्चंस ये पढ़ेंगे, और उसके बाद ये पैसेज 2 स्टार्ट हो गया, और ये 26 तक आपका दूसरा खत्म हो जाता है। फिर तीसरा स्टार्ट होता है, साइकोलॉजी ऑफ इनोवेशन, और ये आपके 40 तक क्वेश्चंस चलते हैं। ये सारे के सारे आपने 1 घंटे में 60 मिनट में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, एक बड़ा चैलेंज जो स्टूडेंट्स को होता है वो इसका टाइम मैनेजमेंट होती है, कि टाइम मैनेज ही नहीं होता, बड़ी मुश्किल से एक या दो पढ़े जाते हैं और ये टाइम खत्म हो जाता है, और पूरे का पूरा सेक्शन खत्म हो जाता है और आप सेक्शन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके स्कोर इसमें 5 बैंड 4.5 बैंड इससे ऊपर नहीं आते। जब अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करके ना जाएं तो बड़ा इसमें रिस्क होता है। उसके बाद राइटिंग है, ये एक ग्राफ दिया हुआ है, ये एकेडमिक राइटिंग है, ये ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ के अंदर आपने इसको समझना है, 150 वर्ड्स इस पे लिखने हैं। ये कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी को आपने यूज करते हुए इसके ऊपर 150 वर्ड्स लिखने हैं। 20 मिनट इसके दिए जा रहे हैं आपको। फिर ये ऐसे दिए, दोनों के 60 मिनट है, चाहे आप दोनों एक पे 60 मिनट लगाएं जैसे मर्जी करें, लेकिन आपसे उन्होंने 60 मिनट में पेपर वापस ले लेना है। उसके बाद ये स्पीकिंग का टेस्ट है, पहले ये 4 क्वेश्चन इस तरह के कोई से भी अनसीन आ जाएंगे, वो आपने करने हैं। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आप ये 5 याद कर लें तो इसमें से सवाल आ जाएगा, सारा पेपर अनसीन होगा। हो सकता है कि कुछ रिपीट हो जाए लेकिन जरूरी नहीं है, बाज़ कुछ भी रिपीट नहीं होता, बाज़ कोई ना कोई सेक्शन किसी किताब में से आ जाता है। तो इसको पढ़ेंगे। नीचे ये जो बॉक्स है वो आपको 1 मिनट के लिए दे देगा कि जी आपके पास 1 से 2 मिनट आपने इस पे बात करनी है, मुसलसल बोलना है, कोई एग्जामिनर आपसे नहीं, वो चुप कर जाएंगे और टाइम स्टार्ट हो जाएगा और आपने इस पे बोलना शुरू कर देना है। उसके बाद फिर नीचे डिस्कशन क्वेश्चंस आ जाएंगे, डिस्कशन क्वेश्चंस जो उनसे वो आप इसी तरीके से करेंगे। वो सवाल पूछेगा, आपके साथ डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन चेक करेगा, इनके बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला कल लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा। अब जो लिसनिंग है वो टेस्ट तो एक ही है और स्पीकिंग भी एक है, कोई फर्क नहीं है जीटी वालों का और एकेडमिक वालों का। हाँ, राइटिंग के अंदर फर्क है, और राइटिंग के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें जी, ये जनरल ट्रेनिंग का टेस्ट है, ये रीडिंग स्टार्ट होगी। उसमें तो लंबे लंबे 3 पैसेज थे ना, इसमें अब यहाँ पे देखें ये छोटे छोटे से टेबल्स बने होंगे, टेक्स्ट बने होंगे जिसके अंदर आप इसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे। अभी शुरू में उन्होंने आपको 8 क्वेश्चंस दे दिए, फिर उसके बाद फिर एक और पढ़ने के लिए दे दिया, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस, अभी एक सेशन आपका यहाँ पे खत्म हुआ। यानी 2 तरह की चीजें टेबल्स टूबल्स दिए हुए हैं जिसमें से आपने रीड करना है। इसमें अगर आप 34 ठीक करेंगे तो आपके 7 बैंड आएंगे, उसमें 30 भी ठीक करेंगे तो 7 बैंड आ जाएंगे। लेकिन ये आसान होते हैं, इसका डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा नहीं है, इसकी रीडिंग भी आसान है, इसमें से आंसर्स निकालना भी आसान है, ये आसान है इन कंपैरिजन टू आपका जो एकेडमिक टेस्ट है। बस टाइम मैनेजमेंट इसमें थोड़ा सा मसला करती है, वो भी जब आप रेगुलर तैयारी करते हैं तो हो जाता है। ये जी आगे क्वेश्चन है, ये रीडिंग के अंदर। तो इसमें रीडिंग में जो आखिरी वाला पैसेज है ना, ये उस वैसे ही है जैसे एकेडमिक का है।
लेकिन इसमें 28 से 40 तक क्वेश्चन है, बास का 27 से 40 तक होते हैं। ये देखें, तो ये आपने उसी तरह ही है जैसे कि हमारा आइल्स एकेडमिक रीडिंग का जो डिफिकल्टी लेवल होता है, उसी तरह ही आखिरी वाला, जिसमें 13 to 14 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। बाकी जो उनसे हैं वो निस्बतन आसान होते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन पढ़ के आप इसको आराम से, अगर आप दरमियाने लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो अटेम्प्ट कर जाएंगे, कोई इतना मसला नहीं। बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, और वो भी अगर आहिस्ता आहिस्ता करते रहें तो इस चीज़ को भी एड्रेस किया जा सकता है, ये कोई मसला नहीं। उसके बाद फिर हम आते हैं आपके क्वेश्चन पे। राइटिंग के अंदर ये देखें, एक ही पेज के ऊपर ये आपका लेटर लिखा हुआ है कि इस लेटर का आपने आंसर लिखना है, और जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये ऐसे है दोनों का। उसमें टास्क 1 में एक रिपोर्ट लिखनी थी जिसमें ग्राफ और पाई चार्ट और टेबल और इस तरह की चीज़ें, इसमें लेटर होता है और उस लेटर का आंसर लिखना होता है, उधर से आपने ये। अच्छा, कंपैरेटिवली अगर एकेडमिकली बात करें तो जीटी आसान होता है एकेडमिक टेस्ट से। जीटी टेस्ट एकेडमिक की निस्बत आसान होता है। एकेडमिक में 8 ईच स्कोर करना, 9 ईच स्कोर करना काफ़ी मुश्किल होता है, और 8 ईच 9 ईच स्कोर करना जीटी के अंदर निस्बतन आसान होता है। ठीक है, ये जी दोनों में डिफरेंस था। अब कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछे। ये कोई आप में से क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये 1+60 ये कौन है जी? समीर साहब है? समीर बिन अब्दुल लतीफ। जी समीर, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? नो सर, सर ही जो है ना क्वेश्चन क्लियर हो गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन। क्लैरिटी होगी आपको? अच्छा, तो चलें सहर, और आप कुछ पूछना चाह रही हैं, या ये 1+60 जो भी हैं? अपना नाम काइंडली रख लिया करें, इस तरह बंदा कॉल तो बोला बुला सकता है आपको। जी सहर, कोई क्वेश्चन? फ्लुएंसी के लिए यू नीड टू स्पीक, यू नीड टू लिसन। लिसनिंग से और स्पीकिंग से फ्लुएंसी होगी। रीड अलाउड करें, लोगों से बात करें। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।